नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में मुकेश सैनी की पार्टी तोड़ने के बाद अब पार्टी की नजर कांग्रेस पर है और बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता हरीश भूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में और 19 में से 13 से अधिक विधायक बीजेपी में आएंगे और जल्द ही बिहार कांग्रेस में भगदड़ मचेगी और बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 90 पार होगी। तो इसके अलावा आपको बता दें कि बचौल के बयान पर बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है और कोई भी विधायक नहीं टूटेगा। बीजेपी के नेता सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और वहीं आपको बता दें कि वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा में बीजेपी 77 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब कांग्रेस विधायकों को बीजेपी तोड़ सकती है और अब ऐसे में बचौल ने बयान देकर उन अटकलों को भी हवा दे दी। और वहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी बिहार में अपने विधायकों की संख्या क्यों बढ़ा रही और वही जातीय जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, शराबबंदी, सीएम स्पीकर विवाद के चलते बीजेपी और जेडीयू में टकरार चरम पर है और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा और इसके बाद जेडीयू मुकेश सैनी के समर्थन में आ गई और इससे भी बीजेपी नाराज है। क्या जेडीयू से जारी टकराव के बीच विधायकों की संख्या बढ़ा बीजेपी को कोई बड़ा खेल करने वाली या अपने एजेंडे को लागू करने के लिए विधायकों की संख्या बढ़ाकर नीतीश पर दबाव बनाना चाहती? और ये सब सवाल उठने शुरू हो गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2017 के मुकाबले इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी के 70 से ज़्यादा विधायक कम हुए और राष्ट्रपति चुनाव आए हैं और देश में राष्ट्रपति चुनाव किसी आम चुनाव की तरह नहीं होते जहां पर आम जनता वोट डालती और इसका फैसला विधायक सांसद की वोटों के आधार पर होता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में विधायकों की हुई कमी को राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दूसरे राज्यों में अन्य दलों के विधायकों को तोड़ कमी को पूरा करना चाहती? बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी चुनावी के सह प्रभारी विवेक ठाकुर ने पशु सह मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सैनी पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने सरकार से सैनी के पूरे कार्यकाल की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता तथ्य है कि उनके कार्यालय में कई गड़बड़ियां हुई हैं और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि उनके विभाग में कई अनियमितताएं हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि किशनगंज में कई स्लॉटर हाउस बेहतर तरीके से काम कर रहे थे लेकिन इनके कार्यकाल में उनमें से कई इनकी प्रताड़ना से बंद हो गए। और वहीं राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि ऐसे कई राज जांच में निकल कर सामने आएंगे। विवेक ठाकुर ने आरोप लगाया कि पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सैनी को अपने पद पर एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मुकेश सैनी में अगर नैतिकता बची है तो वो अपने पद से इस्तीफा देने और अब उनके एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है और यूपी में जाकर उन्होंने जिस तरह से विश्व के सर्वमान्य पीएम के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी चुनाव के सह प्रभारी विवेक ठाकुर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बताया। मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जिस तस्वीर की विपक्ष आलोचना कर रहा है इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को सभ्यता का ज्ञान नहीं है और यह अभिवादन का एक स्वाभाविक तरीका है और दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया है। और वहीं बिहार विधानसभा की कार्रवाई शनिवार को शांतिपूर्वक शुरू हुई और सदन के बाहर किसी दल ने प्रदर्शन नहीं किया और लंच के बाद संविधान पर चर्चा हो रही है और इसके लिए 2 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया। और बीजेपी विधायक संजय सरवागी ने प्रस्ताव रखा कि सदन में विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और आसन का सम्मान नहीं किया गया और इसके बाद हंगामा होने पर अध्यक्ष ने टोकते हुए संजय सरवागी को बैठा दिया और उन्हें बोलने से रोक दिया गया और इससे पहले सदन में सभी सदस्यों को संविधान की मूल प्रति दी गई। और वहीं हालांकि इस दौरान सत्ता और विपक्ष के ज्यादातर सदस्य सदन में नहीं थे और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित सत्ता पक्ष के 10 मंत्री ही मौजूद थे।
और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने पर आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम करने से बिहार शर्मसार है। और वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह से पूरा तंत्र करप्शन में डूबा हुआ है और अफसरशाही हावी है और अधिकारी लूटने में लगे और हमें कहने का अधिकार है और सिस्टम बर्बाद हो चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि विधायक फंड को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और मंत्री विजेंद्र यादव के बीच तू मैं भी हुई है। और विधायक महाबली सिंह यादव ने पूछा कि एमएलए फंड बढ़ाने को लेकर क्या कुछ हुआ और ये साफ किया जाए। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव ने भी बताया कि फिलहाल 3 करोड़ से ज़्यादा का फंड बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। और वहीं आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार द ग्रेट मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पीएम मोदी को छूकर प्रणाम करने को आरजेडी ने आड़े हाथों लिया और कहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने स्त्रियों के जैसे साठंग हो गए हैं और ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और वही वीरेंद्र बोले कि नीतीश कुमार की वजह से एक बार फिर बिहार शर्मसार हुआ और नीतीश कुमार चाहते क्या हैं वो बताएं। और वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने शनिवार को 2 ट्वीट कर सबको चौंका दिया और एक बार फिर से उनके ट्वीट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। हालांकि ट्वीट में वो किस पर निशाना साध रहे और उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उनके ट्वीट से साफ पता चलता है कि उनकी किसी से नाराजगी है, हालांकि किससे है वो अभी साफ नहीं किया गया। और वहीं आपको बता दें कि समस्तीपुर के हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप ने अपने ट्वीट से ये बताने की कोशिश की है कि वो जल्द कुछ खुलासा कर सकते हैं और उन्होंने लोगों को चेताया भी है कि उन्हें नासमझ समझने की जिसने भी भूल की जल्द उनके नकाब भी वो उतारेंगे। और अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का, जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की। और वहीं दूसरे ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि गले में तुलसी माला और दिल में पाप और ईश्वर के नाम का सहारा लेने वाले इन ढोंगियों को जल्द सजा भी मिलेगी और जल्द खुलासा कुछ इस कदर होगा कि नर्क भी नसीब ना होगा इनको। और वहीं आपको बता दें कि शनिवार की शाम एक साथ दोनों ट्वीट किए गए और अब दोनों ट्वीट को लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है। और नीतीश सरकार के शासन में अफसरशाही हावी है और कई बार इसको लेकर विपक्ष आरोप भी लगा चुका है और अब सरकार में शामिल नेता मंत्री भी इस पर सवाल करने लगे। और शनिवार को बीजेपी के फायर ब्रिगेड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश सरकार के अफसरशाही को लेकर बड़ा बयान दिया और हरिभूषण ठाकुर ने नया शब्द दिया है और कहा कि बिहार में अफसरशाही छोड़िए, यहाँ डाकूशाही है। दरअसल हरिभूषण ठाकुर बचौल एसपी और थानेदार से नाराज थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम लोगों की बात तो एक थाने अध्यक्ष नहीं सुनता, मेरे परिवार से पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं कर रहा और यही हालत बिहार में भी है। और बचौल ने कहा कि हर विभाग में लूट मची हुई है और उन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना अध्यक्ष ने उनके रिश्तेदार से जमीन विवाद मामले में पैसा भी लिया और उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसपी से जब फोन कर जानना चाहा तो उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि मीडिया की ओर से किए गए सवाल का जवाब देते हुए हरिभूषण ने कहा कि बिहार में अफसरशाही तो छोटी चीज़ है, यहाँ डाकूशाही या कोई भी सरकारी पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी या किसी विभाग का छोटे से बड़ा पदाधिकारी बिना पैसे से और बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। जब थाना अध्यक्ष पैसा ले लिया तो उनको जाकर जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पैसा लेने के बाद भी उस जगह पर नहीं पहुंचे और यही स्थिति हो गई है कि बिहार के अफसरों की, और अगर हालत नहीं सुधरे तो बिहार बद से बदतर हो जाएगा। और वहीं बिहार के बगहा में आग लगने से 21 घर जलकर खाक हो गए और घटना बगहा के ठकराहा थाना क्षेत्र के बथावा गांव की है और भीषण आग में लाखों का नुकसान हुआ। और इधर ग्रामीणों द्वारा सूचना पर पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई थी। और वहीं घर में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर पूरी तरह से
खाक हो गए, जिसके गांव में चीत्कार कोहराम मचा हुआ है। और वहीं आग खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग तेज पछियां हवा के कारण देखते ही देखते भयावह रूप धारण कर गई और घरों को अपनी चपेट में ले ली। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय थाने की अग्निशमन वाहन समेत धनहा और बिरधा थाने की अग्निशमन फायर वाहन लगा हुआ था और इन दमकलों से कोई असर न होता देख वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में सीमावर्ती यूपी के टमकी ही राज से दमकल का सहयोग लिया गया और फिर आग पर काबू पाया जा सका। और लोगों ने बताया कि परमाबिन के घर दोपहर में खाना पकाया जा रहा था और खाना पकाने के दौरान तेज पछुआ हवा के कारण पास के पूस के घर में आग लग गई और आग पकड़ते ही तेज हवा की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और वहीं बताया जा रहा है कि एक के बाद लगातार 5 सिलेंडर फटने से लोग भाग खड़े हुए और नतीजन लोग भाग खड़े हुए, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा। और देखते ही देखते आग की लपेट के चपेट में करीब 21 घर आ गए। और अग्निशमन वाहन पहुंचने के बाद ग्रामीण एक बार फिर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं डुमरिया के सिंगवा इलाके में शुक्रवार की देर शाम दर्जनों आईईडी बरामद किए गए और इन इलाकों में नक्सलियों की सूचना पर एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। और इसी दौरान जंगल के रास्ते में पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए दर्जनों आईईडी को बरामद किया गया। और कुछ दिन पहले ही नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एक अधिकारी और एक जवान पूरी तरह से घायल हो गए थे। और वहीं आपको बता दें कि इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा, एसटीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और बरामद आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज भी कर दिया गया। नक्सल ऑपरेशन एसपी मुकेश कुमार सेवरिया ने इस मामले में शनिवार को बताया कि डुमरिया के सिंगवा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों आईईडी को बरामद किया गया और नक्सलियों के द्वारा इस प्लांट किया गया था। और एसपी मुकेश कुमार सेवरिया ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे ब्लास्ट कर डिफ्यूज भी कर दिया गया और वहीं पूरे इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और कहा कि इन जंगली इलाकों में नक्सलियों के द्वारा आईईडी लगाए जा रहे हैं ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ऐसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलता रहता है और मुठभेड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं और डिफ्यूज के दौरान आवाज़ इतनी तेज होती है कि दूर तक इसकी गूंज सुनाई देती है। और वहीं आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च यानी कि शनिवार से हो चुका है, जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें डेब्यू करेंगी। आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगे। देखिए हमारे एक खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ
नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार का नया मंत्रिमंडल भी बनकर तैयार हो गया और नई मंत्रिमंडल से कई प्रमुख चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने वाले अलग अलग वर्गों से 31 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई और साथ ही इस नए मंत्रिमंडल के जरिए भविष्य की तैयारियों के संकल्प का संदेश भी दिया गया, जो कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अहम हो सकता है। इसी मामले पर देखिए हमारे एक खास रिपोर्ट। सैंतीस साल का रिकॉर्ड तोड़ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सीएम योगी की लगातार दूसरी सरकार की नई पारी की शुरुआत होती दिखी। इस मंत्रिमंडल में जिस तरह 21 अगड़े और 21 पिछड़ों के साथ 8 दलित एवं एक सिख, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के चेहरों के साथ सामाजिक समीकरण संतुलित करने की कोशिश की गई है, जिसने स्पष्ट कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 2022 से शुरू हो रही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शामिल मंत्रियों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बेहतर काम की जिम्मेदारी होगी।
आपको बता दें कि मंत्रिमंडल से कई प्रमुख चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सामाजिक समीकरणों को साधा गया है और मंत्रिमंडल में सामाजिक, राजनैतिक और क्षेत्रीय सरोकारों के समीकरणों के साथ पुराने और नए चेहरों के संतुलन के एजेंडे पर ज्यादा मजबूती और सक्रियता से काम करने का भरोसा भी जताया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई बड़े चेहरों को योगी सरकार की दूसरी पारी में जगह न देकर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बेदाग छवि के साथ नेतृत्व को 2024 के लिए नतीजे देने वाले चेहरों की भी जरूरत है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पराजित होने के बावजूद फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह ब्राह्मण चेहरे के रूप में ब्रिजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उससे साफ हो गया कि भाजपा हाईकमान की मंशा सिर्फ जातीय संतुलन साधने भर की नहीं है, बल्कि वह 2024 के लिए ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी सौंपने की है जो अपने अपने समाज के बीच पार्टी की पकड़ और पहुंच को और ज्यादा पुख्ता कर सके। माना ये भी जा रहा है कि तमाम बड़े और मंत्रिमंडल के अहम हिस्सा माने जा रहे चेहरों पर 31 नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। अनुभवी चेहरों के समेत उत्साही लोगों को भी योगी कैबिनेट में मौका देने की रणनीति पर काम होता दिखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुमत के लिए महिला वोटर्स और युवाओं की भी बड़ी भूमिका रही, जिसे देखते हुए योगी सरकार 2.0 में तमाम नौजवानों और 5 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की बगावत के बाद भाजपा के सामने कोरी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी जैसे वोटों को साधने की भी चुनौती है, जिसके लिए 2024 के मद्देनजर नए वोट की लामबंदी के लिए चुनाव में पराजित होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने का फैसला लिया गया। और यही वो वजह है कि पार्टी ने केशव के अलावा पश्चिमी यूपी के जसवंत सैनी जैसे पार्टी कार्यकर्ता को किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह दी है। चुनाव नतीजों के बाद यह लगातार कहा जा रहा था कि प्रदेश की पिछड़ी जातियों की आबादी में से 8% हिस्सेदारी रखने वाली कुर्मी बिरादरी का वोट पहले जैसा नहीं मिला। शायद इस बात को भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल में पार्टी ने जहां अपने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो पूर्व सांसद और कानपुर क्षेत्र के बड़े कुर्मी चेहरे राकेश तचान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो वहीं किसानों की नाराजगी को दूर करना भी पार्टी की अहम चुनौती में से एक है। हालांकि पश्चिमी यूपी ने जिस तरह भाजपा को समर्थन दिया और नतीजों से दलित वोटों की लामबंदी के साथ पार्टी और मजबूत होती हुई दिखी, उसको देखते हुए रणनीतिकारों ने योगी 2.0 में मंत्रिमंडल में जाट और जाटव समीकरणों को और पुख्ता करने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें, जब पश्चिम की सियासत में अब तक यह धारणा रही है कि जाट और जाटव एक जगह मतदान नहीं करता, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह जीत मिली उसने इस मिथक को भी काफी हद तक तोड़ दिया है। और 2024 के मद्देनजर मंत्रिमंडल में 3 जाट तथा 3 जाटव चेहरों के जरिए इन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ गिरीश यादव के रूप में ये बताने की कोशिश भी की गई है कि पार्टी के लिए कोई भी अछूत नहीं है। तो वहीं निषाद, राजभर, तेली, गडरिया, कुम्हार, कहार जैसी अति पिछड़ी जातियों और धोबी, पासी, वाल्मीकि और कोरी जैसी अति दलित जातियों को प्रतिनिधित्व देकर भविष्य के लिए इन्हें भी साधा गया है। भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल नेता आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाकर सहयोगियों को पूरा सम्मान देने का संदेश देते हुए योगी कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम चेहरे की जगह दानिश अंसारी के रूप में युवा मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर 2024 की बिछाद बिछाने का प्रयास हुआ है। जबकि आशीष के जरिए कुर्मियों और संजय के जरिए मल्हार, निषाद व केवट जैसे समाज को सम्मान देने का संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में दानिश के जरिए मुस्लिम पिछड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ दरियाबाद सीट से लगातार 2 बार से जीत रहे सतीश शर्मा जैसे युवा चेहरे को जगह देकर पद से कद बढ़ाने का संदेश भी दिया गया है। यही नहीं, तमाम अटकलों के बाद योगी सरकार 2.0 में पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा और असीम अरुण जैसे चेहरों को भी जगह देकर नए मंत्रियों को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर फोकस करने की नसीहत देते हुए 2024 की बाजी जीतने की तैयारी की गई है। शायद इसी वजह से राकेश तचान, जितेंद्र प्रसाद, नरेंद्र कश्यप, जयवीर, दिनेश प्रताप सिंह, नितिन अग्रवाल जैसे दूसरे दलों से आए कई चेहरों को महत्व देकर बिसात बिछाई गई है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के रणनीतिकारों का मकसद इस मंत्रिमंडल के अभी से सपा, बसपा एवं कांग्रेस की पुख्ता घेराबंदी करना है। पर बीजेपी की रणनीति 2024 के लिए कितनी कारगर होगी, ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के